मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्टसेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे डबल इंजन सरकार के ऊपर। किस तरीके से ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों ने भारत की प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक द्विशासन प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्हें बुरी तरह असफलता मिली। इस असफलता के पीछे दरअसल यहाँ के भारतीय प्रतिनिधियों का ही हाथ था। वे ना तो अपने लोगों के प्रति और न ही अपने समाज के प्रति ईमानदार थे। इन सब चीजों का हवाला जो है कैथरीन लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट के ब्यौरे के साथ रखती हैं कि जब भी सरकार कुछ अच्छा करने जाती थी तो यहाँ के भारतीय प्रतिनिधि हर बार यही कह देते थे कि हमें इन सुधारों में कोई यकीन नहीं जो ब्रिटिश सरकार कर रही है। और जल्द ही ब्रिटिश सरकार को इस बात का आभास हो गया कि उनके अथक प्रयासों के बाद जो एक मध्यम वर्ग भारतीय समाज में उभरा है, वे भी अपने पूर्वजों की तरह ही जातिवादी व्यवस्था का घोर समर्थक है। हाशिए पर रखे लोगों को और ज्यादा हाशिए पर धकेल देने की टेंडेंसी ही इस मध्यम वर्ग की भी है। तो यहां तक हमने पिछले एपिसोड में पढ़ लिया था। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। भारत की ब्रिटिश प्रशासन का इतिहास बताता है कि प्रतिक्रियावादी अव्यवस्थाएं तीव्र प्रगति के प्रयासों पर प्रहार करती हैं, पूरब के असंतोष में सुधारों को रोक रहे हैं। यह शायद द्विशासन के लिए विशेष रूप से दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि इसकी सालगिरह राजनीति में मिस्टर गांधी के दुर्भाग्यपूर्ण प्रवेश के समय पड़ी थी, जब वह अपने उस असहयोग आंदोलन की आग भरी बंदूकें चला सकते थे। उस समय बंगाल और मध्य प्रांतों में उसका प्रभाव उस प्रयोग को पूरी तरह रोकने के लिए पर्याप्त था, और यद्यपि उसका प्रभाव अब हर कहीं एक राजनीतिक कारण के रूप में अपेक्षित हो चुका है, पर जो कमजोर और कड़वाहट भरे प्रभाव उसने छोड़े हैं वो अभी भी उसकी प्रगति के पहियों को रोकते हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर पिछले एपिसोड में भी कैथरीन ने चर्चा करी थी कि किस तरीके से न केवल असहयोग आंदोलन के जरिए सड़कों पर बल्कि संसद में भी ब्रिटिश सरकार का कितना पुरजोर विरोध करते थे भारतीय प्रतिनिधि। ब्रिटिश सरकार जब भी कोई सुधार की बात करती थी तो ये प्रतिनिधि जो है संसद में जमकर हंगामा करते थे, और यही सारी बातें आप आज की संसद में भी देख सकते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि उस समय सरकार जो है वो ब्रिटिश की थी और अब सरकार खुद ही इस हंगामे को करती है। और किस तरीके से सबसे अहम बात की तरफ कैथरीन हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं वो ये कि अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय जन ये जानता ही नहीं था कि लोकतंत्र क्या चीज है। यहाँ हमेशा राजतंत्र का बोलबाला रहा है, और अब तो नई संसद में दोबारा सेंगोल स्थापित कर दिया गया है, राजतंत्र आने को है। अपने ऊपर भरोसा किए बिना सुधार अधिनियम की आलोचना करने की कोशिश से प्रतीत होता है कि इसकी मुख्य बाधा शत्रुता से ज्यादा उन चीजों की जड़ों में निहित है जिन तक पहुंचा जा सकता है। मतलब कैथरीन साफ तौर पे कह रही हैं कि इसके पीछे की वजह सबको मालूम थी कि इन सुधारों का विरोध क्यों किया जा रहा था। जिस तरीके से आप समझ सकते हैं साइमन गो बैक के नारे लगे थे, जबकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के जरिए इस बात का पता लगाया गया था कि शिक्षा में कहाँ तक भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। 1921 की जो जातिगत जनगणना थी उसके आधार पर जो है प्रावधान करने की योजना बनाई थी सरकार ने, जिसका पुरजोर विरोध किया गया था। सुधारों का संपूर्ण ढांचा सामान्य निर्वाचन मंडल की बुनियाद पर खड़ा किया गया है, जो अपने प्रत्यक्ष निर्वाचन विधायकों के माध्यम से हर प्रांत में जनता के सरोकारों से जुड़े मंत्रियों पर नियंत्रण करता है। मुश्किल ये है कि यह ढांचा आकाश में लटकता है। इसे बनाए रखने के लिए जो आधार बनाया गया है वह अभी अंतिम चरण में है, इसलिए वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। निर्वाचन शब्द का जो व्यावहारिक अर्थ है, उस अर्थ में भारत में कोई निर्वाचन मंडल नहीं है, और न ही वर्तमान आधार पर वह आने वाली बहुत सी पीढ़ियों के लिए आ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के चुने हुए प्रतिनिधि अभी तक अपने पद के कर्तव्यों से गंभीर रूप से अनजान हैं। एक बार फिर कैथरीन अपनी बातों को दोहरा रही हैं कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं ना भारतीय, उनमें सेंस ऑफ जस्टिस नहीं है, और न ही उनकी इंटेंशन है किसी तरह के जस्टिस को करने की, और आगे आने वाली पीढ़ियां भी इनकी इसी तरीके से शासन करने में यकीन रखेंगी। साफ तौर से आरोप लगा रही हैं भारतीय प्रतिनिधियों के ऊपर। निर्वाचन मंडल के गैर अस्तित्व के कारणों को इस पुस्तक के अगले पृष्ठों पर प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें से एक मुख्य कारण यह है कि यहाँ मुश्किल से 8% लोग ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ने लिखने का अधिकार जो है वो ब्राह्मणों ने अपने पास ही रखा था। जबकि
साक्षर लोग पूरी तरह से नगरों और महानगरों तक ही सीमित हैं, जबकि देश के विशाल भूभाग पर फैले हुए विशाल जनसमूह अक्षर ज्ञान की पहुंच से दूर हैं। इन निरक्षर देहाती लोगों और काश्तकारों की राजनीतिक खेल में ना कोई रुचि है और न पहुंच है। तो कई सारे महापुरुषों ने इस बात को कहा है कि दरअसल किसी भी देश के लिए सबसे खतरनाक ऐसे ही लोग होते हैं जो राजनीतिक तौर से असाक्षर होते हैं और न उनके परे किसी क्षितिज पर उनकी योजना पर नजरें रहती हैं। शहर का राजनीतिज्ञ विधायक वास्तविक या पद की लालसा रखने वाला शायद ही उनके पास आता है। अगर आता भी है तो तब जब चुनाव होते हैं या जब अहिंसा का आंदोलन शुरू करना होता है, तब वह उन्हें गलत सलत खबरों के साथ एक अंध विद्रोह के लिए उत्तेजित करता है। तो गलत सलत खबरों का बाजार आज भी गर्म है। गोदी मीडिया जो है इसमें अपनी पूरी ईमानदारी से लगा हुआ है। तरह तरह की खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बुद्धि विवेक वाला व्यक्ति भी एक बार को भ्रमित हो सकता है इनके बनाए इल्यूजन्स में। अभी हाल में जब विधान परिषदों के स्वराजवादी सदस्यों ने बहिर्गमन पर सरकार का चक्का जाम करने का निर्णय लिया, तो जहां तक मुझे पता है उनमें से एक ने भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर लोगों से सलाह लेने का कदम नहीं उठाया था। निर्वाचन क्षेत्र में अभी भी एक धुंधली कल्पना है, एक अमूर्त सिद्धांत और एक गैर प्राप्य अवधारणा बना हुआ है जो उनके दिमाग को अभी तक प्रभावित नहीं कर पाया है। मतलब उनमें सेंस ऑफ जस्टिस की भावना अभी तक डेवलप नहीं कर पाया है, ईमान नहीं जगा पाया है कि अपने लोगों का ख्याल उन्हें रखना है। कैथरीन पिछले एपिसोड में स्पष्ट तौर पर उन्होंने लिखा है कि जिन लोगों को मालूम नहीं है, जो अभी पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपने हितों के बारे में अनजान हैं। तो ऐसे में जो पढ़े लिखे प्रतिनिधि हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि वे उन लोगों को भी खींचकर ऊपर लेकर आए बराबरी तक। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के पिछले 6 वर्षों के घटनाक्रमों का अध्ययन करने के बाद कोई भी इस निष्कर्ष से नहीं बच सकता है कि ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने नए कानूनों को कामयाब बनाने के लिए अपने प्रशासन में पूरी ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा भाव से मेहनत की है। वे अनुभव और विकास के विशाल शून्य को पाटने के लिए अपने विश्वास और शक्ति तथा धैर्य से भी ज्यादा विपरीत कठिनाइयों में काम करते हैं। तो ये बात मुझे बिल्कुल सच लग रही है, क्योंकि चुनौतियां तो बहुत रही होंगी, खास तौर से जब शिक्षा का प्रचार प्रसार किया होगा, प्रशासनिक पदों पर सबकी बहाली करने की बात की होगी, तो किस तरह रूढ़िवादी हिंदुओं को तिलमिलाहट हुई होगी और जगह जगह इनके लिए अवरोध यानी कि हर्डल्स क्रिएट किए गए होंगे काम करने में। कभी कभी उनकी सफलता धीमी और थोड़ी दिखाई पड़ती है, किंतु उन सब में सबसे बेहतरीन अधिकारियों में से एक को मैंने ये कहते सुना है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमें अकेला छोड़ दो, हमेशा की तरह दोबारा जांच पड़ताल मत करो, उनकी जड़ देखने के लिए पौधे को मत उखाड़ो। हमारा हर वर्ष लोगों के लिए शांति, जनता के कार्यों की सुरक्षा और प्रगति एवं न्याय का वर्ष होता है, जो एक उपलब्धि है। बिना किसी बड़े तूफान के हम जितनी दूरी तक चल सकेंगे, वे हमारे काउंसिल और मंत्रियों को ये बताने में उतना ही बेहतर होगा कि जब हम उनका विरोध करते हैं तो उसकी एक वजह होती है। अपने कानून की संकल्पना के प्रति हमारी उच्चतर आज्ञाकारिता, न किसी महत्वाकांक्षा या समुदाय के लाभ के लिए हम ऐसा करते हैं। तो ऐसी बात तो नहीं है, महत्वाकांक्षा होती है तभी एक देश जो है वो दूसरे देश के ऊपर हुकूमत करता है। यदि महत्वाकांक्षा नहीं होती तो ब्रिटेन भी हमारे ऊपर हुकूमत क्यों करता। इस उद्धरण के अंतिम पद में भारत और पश्चिम के बीच सहानुभूति और सही निर्णय के रास्ते में बड़ी बाधाओं में से एक का कुछ हद तक खुलासा हुआ है। हमारे लिए एक सरकारी अधिकारी का व्यक्तिगत लाभ और भाई भतीजावाद के उद्देश्य से संचालित होना शर्मनाक और लज्जाजनक है। तो अब यहाँ से कैथरीन जो बात बता रही हैं, वैसे तो हम लोग इस बात को जानते ही हैं, लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिएगा। पूरी दुनिया में ये एक स्थापित सिद्धांत है कि सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत लाभ और भाई भतीजावाद के आधार पर नहीं चलना चाहिए, लेकिन भारतीय लोग दुनिया भर में स्थापित इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं। ये तर्क हमें एक नैतिक पाखंड की तरह लगता है। इसे चलते
इसके चलते हम भारतीय प्रशासन के इस खास चरित्र की वजहों की तलाश करने में लगे हैं। तो यहाँ पर हमने जब गाय वाला एपिसोड पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था जो गौशाला चलाते हैं वो ईमानदारी से गौशाला चला रहे हैं, गायों की अच्छी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन उसका जितना भी शेयर है और उसमें काम करने वाले जितने भी अधिकारी हैं वो उनके भाई, भतीजे, भांजे यही लोग हैं। पर जब हम इस मामले पर गौर करते हैं तो हमें भारतीयों और खुद के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। तभी जाकर हम जान पाएंगे कि कार्यालयों में औसतन भारतीय जिस तरह की बाध्यताओं में बंधकर काम करते हैं वैसी बाध्यता इन गोरे लोगों के साथ नहीं होती है। फिर भारतीयों की सार्वजनिक सेवाओं के प्रयास जितने विफल होने का अभिशप्त होते हैं वे उतने गोरों के नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी प्रस्तुत कर रही हैं कि जो गोरे प्रतिनिधि हैं उनके लिए काम करना ज्यादा सहूलियत भरा होता है बजाय भारतीय प्रतिनिधियों के, क्योंकि इन्हें तो बंधन में काम करने की आदत नहीं है और इन्हें बंधन में काम करना पड़ता है। खिल्ली भी उड़ा रही हैं साथ साथ। हिंदू के लिए पहले परिवार कबीले का प्राचीन धार्मिक कानून आता है। इस व्यवस्था के कारण वे सार्वजनिक पदाधिकारियों जो अपने परिजनों का परिवार संवारने में असफल रहता है उसे दुनिया में न केवल मूर्ख करार दिया जाता है बल्कि पाखंडी होने का दाग भी उस पर चस्पा दिया जाता है, और फिर उसे न तो घर में शांति मिलती है और न ही बाहर सम्मान। उसे जनता भी सहारा नहीं देती। दूसरा, परिवार के दायरे के परे जाति का चक्र आता है। वह हिंदू पदाधिकारी जिसे उस दायरे के बाहर के हितों के लिए अपनी जाति के हितों को भूल जाना चाहिए, अपनी जाति के रूढ़िवादी सदस्यों के तिरस्कार तथा दंड के भय के आगे अपना सिर झुका लेता है, और यह न केवल उसको यह लौकिक बल्कि पारलौकिक दंड का भी भागी बनाता है और अगले जन्म में भी उसे इसका दंड भोगना पड़ता है। तीसरा, जैसा कि हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे कि हिंदू और मुसलमानों के बीच राजनीतिक संघर्ष की वजह से दोनों खेमों की ओर से सरकारी अधिकारियों को भयानक दबाव झेलना होता है और व्यावहारिक रूप से उसे इस तरह का संरक्षण देने के लिए बाध्य किया जाता है जैसा कि वह केवल अपने सहधर्मियों में ही उठाता है। तो ये 3 वजह बताई हैं और खिल्ली उड़ा रही हैं कि इतने सारे इफ एंड बट के साथ तो भारतीय प्रतिनिधि काम करते हैं, इसलिए उन्हें काम करने में खासी दिक्कत आती है, जबकि अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनके लिए कास्ट कोई मैटर ही नहीं करती है। कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। बंदा काम का है या नहीं, वो काम को अच्छी तरह संभाल सकता है या नहीं, यही ब्रिटिश अधिकारियों की प्रायोरिटी होती है। जबकि भारतीय प्रतिनिधियों की प्रायोरिटी होती है कि सबसे पहले तो अपने घर के लोग हों, दूसरी बात अपने जात बंधु हों, और फिर ऐसे इलाकों में जाने से वो परहेज करते हैं जहां हिंदू मुसलमान टसल हो सकता हो। तो बहुत सारे इफ एंड बट जब लगे होते हैं तो काम कहां से होगा। इन स्थितियों को ध्यान में रखकर कोई भी ज्यादा उदार और समझ के आधार पर पश्चिमी आदर्शों के प्रति निष्ठा के इस लोभ को समझ सकता है कि सामान्यतः भारतीय सरकारी अधिकारियों में भी कट्टरता होती है। जब वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारी ने सामान्य हित के स्वतंत्र कार्य में उनका सुख दुख में समर्थन किया तो उसे हटाकर उसकी जगह भारतीयों को रख दिया गया है, जबकि वह स्वयं प्राचीन कानून के अधीन होता है। मतलब मनुवादी व्यवस्था का वो पोषक है और उसे उससे अलग हटकर काम करना पड़ेगा तो उसे दिक्कत तो होगी ही। हर एक को अपने लोगों के बीच इस विदेशी मानव को बनाए रखने का एक कठिन काम है। अभी तक अपने सभी बढ़ते खर्चों और कम क्षमता के साथ किसी तरह नया संविधान भाग्य बदल रहा है। थोड़ा ही सही, पर इसने नौकरियों में भारतीयों की स्थिति को सुधारा है। इसने उनके लिए अनेक क्षेत्रों में उच्च पद खोले हैं। इसने मुखर भारत की कल्पना के लिए सरकार को प्रत्यक्ष रूप से ज्यादा उत्तरदायी बनाया है। सचमुच इस हद तक कि दर्शक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सरकार की समानुपात की भावना कमजोर तो नहीं है, क्या वे अपने कानूनों को बचाने के लिए अंतःकरण का बलपूर्वक दम तो नहीं घोट रहा है, क्या ये अपने संपूर्ण बड़े गूंगे लाचार और जरूरतमंद परिवार की अत्यावश्यक चिंताओं की तुलना में उनसे मेल खाने के लिए बिगड़ैल बच्चे की चीखों पर ज्यादा ध्यान तो नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर कैथरीन काफी बारीकी से अध्ययन करके हमारे सामने रख रही हैं कि अंग्रेज अधिकारियों के सामने भी बहुत चुनौतियां हैं। संसद में ये लोग
संसद की कार्यवाही को भी डिस्टर्ब करते हैं भारतीय प्रतिनिधि, और इतना हंगामा करते हैं कि बाहर भी जो निरक्षर जनता है उनको भी लगता है कि हमारे भारतीय प्रतिनिधि ही तो सही बात कर रहे हैं, वही हमारी आवाज को उठा सकते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। अंग्रेज यहाँ के दबे कुचले लोगों को और ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं, उन्हें प्रशासनिक पद देना चाहते हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार उनके बीच में करना चाहते हैं, लेकिन निरक्षर होने की वजह से और राजनीति से दूर होने की वजह से यहाँ का आमजन इस बात को समझ नहीं पाता है। तो अंग्रेजों के हाथ भी जो है भारत में काम करने के संदर्भों में बंधे हुए रहते हैं। भारत में एक लंबे समय से काम कर रहे एक सख्त विचार वाले प्रतिष्ठित अमेरिकी ने मुझे ये घटना बताई। अभी एक प्रधान स्वराजवादी नेता ने वायसराय के विरुद्ध एक उग्र आक्षेप लगाते हुए भाषण दिया था। उस अमेरिकन ने निजी तौर पर उनसे पूछा, पंडित ये बताओ कि आप इस तरह कैसे चिल्ला सकते हो? क्या आपको ये ध्यान नहीं कि कुछ ही हफ्ते पहले इन्हीं वायसराय ने आपके प्रति विनम्र होकर दस्तूर के विरुद्ध जाकर आपकी सहायता की है और आपको वह सब दिया है जो आप चाहते हैं? उस भारतीय नेता ने हंसकर कहा, मैं इस तरह क्यों नहीं चिल्ला सकता, मुझे क्यों नहीं चिल्लाना चाहिए? बेशक मैं चिल्लाता हूं, पर जितनी बार भी मैं चिल्लाता हूं वे हमें कुछ देते हैं। तो इनकी लालची प्रवृत्ति देखिए। इस प्रकार भारत या विदेश में एक भारतीय से जानकारी लेने में एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम की सराहना करने के लिए उसके द्वारा बताए गए सत्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर कैथरीन जो है वो फिर व्यंग्य कर रही हैं। इसी बात को, इसी सच को जानने के लिए कैथरीन जो है वो भारत आई थी। शुरू में ही वे कह देती हैं कि मेरा इरादा भारत को अपने नजरों से देखने का है, ना कि यहाँ के प्रवचनों के जरिए भारत को जानने का है। भारतीय तो झूठ भी बोल सकते हैं अपने देश के प्रति। जो अध्यात्म की बात वे करते हैं दरअसल वे उससे कोसों दूर हैं। ये अध्यात्म वे सिर्फ भाषणों में दिया करते हैं, हकीकत में ऐसा कुछ भी उनके मन में नहीं होता है। ये सब कुछ जो है हमने पढ़ लिया है थर्ड पार्ट में। एक भारतीय व्यक्ति आध्यात्मिक साधना के अर्थ में सत्य की खोज का एक समर्पित साधक हो सकता है। वे आपके साथ बहस में अनेक विषयों पर शानदार ढंग से बोलने वाला एक स्पष्ट वक्ता हो सकता है, और इससे भी अधिक वे कभी कभी अपने स्पष्ट भाषण और बयानों के बीच में आसानी से तथ्यों के साथ विवाद करते हुए भावुक भी हो सकता है। बार बार इस विशिष्टता से जूझते हुए मैंने भारतीय नेताओं में सबसे खुले विचारों के एक प्रतिष्ठित बंगाली के साथ उसकी जांच की, तो उसने कहा, हमारा महाभारत सबसे ज्यादा सत्य की शिक्षा देता है। अगर हम भटक गए हैं तो उन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण जिनमें हम लंबे समय से रहते आए हैं। यदि हम झूठ बोलते हैं तो इसीलिए क्योंकि हम परिणामों का सामना करने से डरते हैं। इसके बाद मैंने एक महान रहस्यवादी और आध्यात्मिक गुरु से इस विषय पर बात की, जिसने मुझे एक महान आध्यात्मिक प्रवचन दे डाला। उनका कहना था, सत्य क्या है? सत्य और असत्य ये सापेक्ष शब्द हैं। आपके पास एक निश्चित मापदंड है। अगर चीजें आपकी सहायता करती हैं तो आप कहेंगे कि वे अच्छी हैं। कुछ अच्छा करने के लिए जो आवश्यक है उसको कहना झूठ बोलना नहीं है। मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से सच गढ़ लेना गलत नहीं है। मैं गुणों में भेद नहीं करता हूँ, हर चीज अच्छी है, कुछ भी स्वयं में बुरा नहीं है। न सिर्फ कर्म बल्कि उद्देश्य भी अपना महत्व रखता है। तो हर चीज को अपने हिसाब से गढ़ लेना। उसी तरीके से आप ये सोचिए कि हर चीज का अपना महत्व है। उसी तरीके से सरकार की आलोचना करना भी राष्ट्रद्रोह नहीं है। इसे भी सरकार ने अपनी सहूलियत के हिसाब से गढ़ लिया है कि आप यदि सरकार की आलोचना करते हैं तो आप राष्ट्रद्रोही हैं। अंत में मैंने इस विषय पर भारत में लंबे समय से रह रहे एक यूरोपियन से बात की, जिसे भारतीय दर्शन में गहरी सहानुभूति है। मैंने पूछा, उच्च प्रतिष्ठा वाले लोग झूठे बयान क्यों देते हैं? और उनके बाद जब मैं उनकी पुष्टि में उन ग्रंथों को खोजती हूँ जिन्हें वह उद्धृत करते हैं, या तो वे मुझे मिलते ही नहीं, या मिलते हैं तो वो भी मिथ्या ही होते हैं, मतलब बेकार ही होते हैं। झूठ ही उनमें भी लिखा हुआ है ग्रंथों में। कैथरीन सीधे तौर पर ये आरोप लगा रही हैं कि ये लोग जो प्रवचनों में आध्यात्म की बातें करते हैं और जिन ग्रंथों का ये हवाला देते हैं, यदि आप उन ग्रंथों की जांच पड़ताल करें तो उनमें भी झूठ ही परोसा गया है।
उसने उत्तर दिया, क्योंकि एक हिंदू के लिए जिसमें वह विश्वास करना चाहता है वह असत्य नहीं हो सकता है, यानी सारे पदार्थ मिथ्या हैं, तो उससे संबंधित सारे बयान भी मिथ्या ही हैं। इसलिए वह निर्दोष भाव से अपने उद्देश्य के लिए झूठ का सहारा लेता है। उसके अलावा जब वह आपको वही दृश्य पेश करता है जो उसे उपयुक्त लगता है, तो उसे बिल्कुल नहीं लगता कि अगर आपने उसके शब्दों की जांच पड़ताल करने के लिए उसके झूठ को पकड़ लिया तो आपको कितना कष्ट हो सकता है। मतलब ये लोग खुलकर झूठ बोलते हैं। इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि इनके ग्रंथों में भी सारे किस्से कहानियां जो हैं वो झूठे लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी जानते बूझते भी ये लोग उन्हीं का हवाला देते हैं और लगातार हजारों साल से वही झूठ ये परोसे जा रहे हैं। इसी क्रम में न्यूयॉर्क के एक जानकार पत्रकार ने 1926-27 की सर्दियों में सार्वजनिक रूप से शहर में प्रवचन देने वाले भारतीयों से पूछा था, आप भारत की स्थितियों के बारे में इस तरह से घोर झूठे आरोप क्यों लगाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने इसके जवाब में कहा, क्योंकि आप अमेरिका के लोग भारत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और आपके मिशनरी लोग जब और अधिक धन के लिए वापस आते हैं तो सच्ची कहता हूं हमारे गौरव को चोट पहुंचती है, इसलिए हमें उस पर संतुलन के लिए झूठ बोलना पड़ता है। मतलब जब कोई भारत आता है तो उसे सच्चाई का पता चल जाता है उस अध्यात्म की खोज में जो कि अमेरिका जाके बड़े बड़े प्रवचनों के जरिए ये लोग देते हैं। उसी से इन्फ्लुएंस होकर जब विदेशी भारत आते हैं तब उन्हें ऐसी कोई चीज़ यहाँ मिलती ही नहीं है जिससे खिंचे हुए वे यहाँ आ जाते हैं। जैसे ही हिंदू का अध्यात्म विज्ञान पूरा होता है उसे इस बात की कोई शर्म नहीं होती है कि उसका झूठ पकड़ा गया है, इसलिए उसे पकड़कर भी आप उसे नीचा नहीं दिखा सकते। शतरंज की खेल की तुलना में इस विषय में उसकी नैतिकता कोई मायने नहीं रखती। तो किस दर्जे के ये लोग ढीठ और बेशर्म हैं, इस बात को मेंशन कर रही है कैथरीन। निष्पक्ष व्यवहार के नाम पर अब इस बात पर भी ज्यादा जोर नहीं दिया जा सकता कि ये लक्षण निश्चित तौर पर हीनता का बोध कराते हों, जैसे कि त्वचा का रंग। इस नजरिए से ये भिन्न मूल्यांकन है। अभी तक मानवीय विमर्श के केंद्र में विचार भिन्नता रहती है, इसे लगातार माना और समझा जाना चाहिए, वरना मानवीय व्यवहार भी अनावश्यक रूप से नष्ट हो जाएगा। तो सबसे अहम बात एक बार फिर यहाँ पर कैथरीन कह रही हैं कि रंग भेद या नस्ल भेद तो दिखाई देता है, लेकिन जाति के आधार पर किया गया भेदभाव दिखाई नहीं देता है। उसे बड़े आराम से इन हिंदुओं ने धर्म का जामा पहनाकर ढक दिया है। वे कहते हैं ये तो हमारे धर्मों में लिखा है। तो यही बात जो है, जब आप एक था डॉक्टर एक था संत अरुंधति रॉय की पढ़ते हैं तो उसमें भी इस बात को उन्होंने रखा है कि अपार्थाइड, रंग भेद या नस्ल भेद के ऊपर जब बड़े बड़े सेमिनार हुए और जिन लोगों ने अपनी कॉलोनीज या उपनिवेश बनाया हुआ था दूसरे देशों को, उन्हें उसको छोड़ना पड़ा, घोर भर्त्सना की गई, लेकिन हिंदुओं ने अपने इस जातिगत भेद को बड़े आराम से धर्म का जामा पहना दिया। तो इसी के साथ आज का एपिसोड में समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी और बाकी कमेंट सेक्शन में आपके जो भी वैल्यूएबल सजेशंस या कमेंट्स हों वो आप ज़रूर रखिएगा। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इसे ज़रूर स्प्रेड कीजिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।